हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, ये आपका एक सब्जेक्ट है और आज हम आपके इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है आपका रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज़म। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर को पूरी तरह कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, रचनावाद है क्या। अब पहले मीनिंग आप देखिए, रचनावाद का मतलब क्या निकल रहा है। जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है इसका, वो निकल रहा है कि रचना करना, ठीक है, कुछ क्रिएट करना या कुछ कंस्ट्रक्ट करना। तो इसका मतलब कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो यूरो केंद्रिकतावाद है, इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह से पूरे विश्व में किया गया है, मेनली हमें इस चैप्टर में यही सारी बातें करनी हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे, कुछ नई बातें भी आपको पता चलेंगी। तो वही बात है कि चैप्टर जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें ताकि आप सारी बातें समझ सकें। एक माइंड, देखो आपका ना माइंड काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। ये सारी बातें आप अगर आप देख लोगे, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, पढ़ोगे सारी बातें, तो आपका माइंड भी काफ़ी ब्रॉड होगा। तो इम्पॉर्टेंट है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विद्या शाखा यूरो केंद्रिक रही है। यूरो केंद्रिकता का अभिप्राय यह है कि पाश्चात्य प्रतिमान मतलब होता है मॉडल, को शेष विश्व से बेहतर देखा जाता है। यहाँ पे बात को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर हम देखें, इंटरनेशनल रिलेशन में देखें, तो यूरो केंद्रवाद है क्या। तो यूरो केंद्रवाद या यूरो केंद्रिकता का अर्थ यही है कि जो पाश्चात्य मॉडल है, जो पश्चिमी या जो वेस्टर्न जो मॉडल है, वो पूरे विश्व से बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। कहने का मतलब ये है, पाश्चात्य मॉडल में आते हैं यूरोप, अमेरिका का जो मॉडल है, कनाडा, अमेरिका, ये जो देश हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो विचार हैं, यूरोप के जो विचार हैं, जो संस्कृति है, तो ये जो पूरा पाश्चात्य दर्शन है, ये जो पाश्चात्य मॉडल है, ये पूरे विश्व से बहुत ज़्यादा अच्छा है। यही यूरो केंद्रिकतावाद की विचारधारा कहती है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले भी आपको बता रखा है कि यूरो केंद्रवाद या यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है। यूरोसेंट्रिज्म यही कहता है कि जो पाश्चात्य विचार है, जो यूरोप और अमेरिका का जो विचार है, या अमेरिका और यूरोप की जो संस्कृति है, जो आइडियाज़ हैं वहाँ के, वो पूरे विश्व से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं यूरो केंद्रिकता का उदय कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, यूरो केंद्रिकता का उदय यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कई सारे दार्शनिक हैं, जैसे कि एडवर्ड सईद हैं। वो कहते हैं कि जो यूरो केंद्रिकतावाद है, इसका जो विचार है वो आया है सामने 18वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, प्राच्यवाद ये वाला वर्ड आप नोट से हटा लेना। एडवर्ड सईद कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में यूरो केंद्रिकतावाद की विचारधारा का जन्म हुआ है। दूसरे कुछ दार्शनिक हैं, वो अलग अलग विचार इस रूप में सामने रखते हैं। अब यूरो केंद्रिकता का उदय किस तरह से हुआ, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा होल्ड पर रखना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़े से आपके लिए हार्ड हैं। अगर मैं अभी आपको ये समझाऊंगा ना, तो आपको पूरा चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। हो सकता है कि फिर आपको लगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, थोड़ा अजीब लगेगा। इसलिए इन पॉइंट को थोड़ा सा भी मैं होल्ड पर रखता हूँ। इतना नॉर्मली बात समझ में आ गई कि कई सारे दार्शनिक यूरो केंद्रिकतावाद के ऊपर अपने विचार रख रहे हैं कि यूरो केंद्रिकतावाद का जो विचार है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था इसका जन्म। और ये विचार तो आपको पता चल ही गया कि आखिर ये है क्या। अभी मैं इसको होल्ड पर रख रहा हूँ, आगे आपको समझाऊंगा ये। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विद्या शाखा में पश्चिम का प्रभुत्व। देखो, यूरो केंद्रवाद होता क्या है ये आपको समझ में आ गया। पश्चिम का प्रभुत्व क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा है। पश्चिम का प्रभुत्व का मतलब ये है कि आज हम पूरे विश्व में देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो पश्चिम के जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्री का मतलब होता है यूरोप के जो देश हैं, जो अमेरिका के जो देश हैं, यूएसए, कनाडा, ये जो देश हैं, ये पश्चिम के जो ये देश हैं, जो इन्हीं का पूरे विश्व में प्रभुत्व है, डोमिनेंस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और पश्चिम के देशों में ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। भले ही वहाँ मतलब वो दक्षिण में है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ की संस्कृति तो वही यार पश्चिम है, वहाँ भी अंग्रेजी हैं नॉर्मली, ठीक है। यूरोपीय मूल के लोग ही वहाँ पर भी बसे हैं। तो पश्चिम का प्रभुत्व पूरे विश्व पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम देख सकते हैं। तो ये आपको मीनिंग समझ में आ गई। पश्चिम का प्रभुत्व का मतलब आपको समझ में आ गया। यूरो केंद्रवाद का मतलब समझ में आ गया। यूरो केंद्रवाद और पश्चिम का प्रभुत्व, दोनों में कोई खास अंतर नहीं, दोनों का मतलब तो एक ही है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विद्या शाखा में पश्चिम का प्रभुत्व किस तरह से है। तो इसके ऊपर कई सारे जो विद्वान हैं वो अलग अलग तरीके से विचार रखते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मुख्य रूप से आचार्य और बुजान के विचारों को पढ़ना है। आचार्य सरनेम है, बुजान भी एक सरनेम है, तो दो अलग अलग दार्शनिकों के ये सरनेम के द्वारा इनको डिनोट किया गया है।
तो आचार्य और बुजान अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में पश्चिम के प्रभुत्व के लिए 5 स्पष्टीकरणों की विवेचना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आचार्य और बुजान एक प्रमुख दार्शनिक हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इंटरनेशनल रिलेशन में 5 सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा ये बताते हैं कि आखिर किस तरह से पश्चिमी देशों का प्रभुत्व विश्व में मौजूद है। तो अपने 5 सिद्धांतों या 5 विचारों के द्वारा पश्चिम के प्रभुत्व को बताने का प्रयास आचार्य और बुजान ने किया है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अब हम बात करने जा रहे हैं इनके 5 स्पष्टीकरणों की। ठीक है, आचार्य और बुजान ने 5 स्पष्टीकरण बताए हैं कि ये 5 विचार हैं जिसके द्वारा पश्चिम का प्रभुत्व पूरे विश्व में है या यूरो केंद्रवाद की विचारधारा पूरे विश्व में फैली हुई है। अब ये क्या है, तो एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। पहला विचार है, पहला जो सिद्धांत है आचार्य और बुजान के द्वारा जो दिया गया वो ये है कि पाश्चात्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का सही मार्ग खोज लिया है। अब देखिए, एक सिद्धांत ये कहता है कि जो पाश्चात्य जो संस्कृति है, जो पाश्चात्य जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसके जो सिद्धांत हैं, इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सही तरीके से समझने का जो सही मार्ग है वो खोज लिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है पहली बात में कि जो यूरोप का जो विचार है, यूरोप में जो सिद्धांत हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को काफ़ी अच्छे से समझने वाले सिद्धांत हैं। वहाँ के जो सिद्धांत है, जो वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, वो काफ़ी अच्छे से हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशन को समझाते हैं। इस दावे का जो अभिप्राय है वो ये है कि पाश्चात्य जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो वेस्टर्न जो विचार हैं, वेस्टर्न जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक हैं, वो सर्व जगह लागू होने वाले हैं। वहाँ आप उन सिद्धांतों को हर जगह लागू कर सकते हो, वो हर जगह फिट बैठेंगे। तो पहली बात हमें समझ में आ गई। आचार्य बुजान ने 5 बातें कही हैं, तो 5 में से हमें एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात की मैं बात करूं अगर, तो पाश्चात्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों ने ग्रामसीवाद भाव में प्राधान्यपूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली है। अब ये क्या है, इसको आप समझिए। इसका अभिप्राय है कि यह व्यापक रूप से अनजाने ही अन्य लोगों के मन में कार्यरत रहता है। पाश्चात्य साम्राज्यवाद के बौद्धिक प्रभाव में ने पश्चिम की समझ को गैर पश्चिमी मनस पर सफलतापूर्वक अंकित कर लिया है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था, प्रादेशिक संप्रभुता, राष्ट्रवाद के अनुशीलन के पाश्चात्य विचार को नए विऔपनिवेशीकृत गैर पश्चिम के स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपना लिया है। वेस्टफेलियाई संप्रभुता के प्रमुख तत्वों और लोकतंत्र, बाजार और मानवाधिकार जैसे आदर्शों को तीसरी दुनिया द्वारा तत्परता से अपना लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि विश्व में पश्चिम का जो प्रभुत्व है, इसके लिए दूसरा जो विचार प्रस्तुत किया गया है, आखिर प्रभुत्व क्यों है, तो वो ये है कि जो पाश्चात्य अंतर्राष्ट्रीय जो सिद्धांत हैं, पाश्चात्य यानी कि यूरोप के, अमेरिका के जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, वो पूरे विश्व में लागू हो चुके हैं। पूरे विश्व के जो मनुष्य हैं उनके मन में वो सिद्धांत बस चुके हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पर ये समझिए, कहा जा रहा है कि यूरोप में या पाश्चात्य जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत हैं, जैसे कि मानवाधिकार का जो मुद्दा है, संप्रभुता का जो सिद्धांत है, राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है जैसे कि पूंजीवाद वगैरह का जो सिद्धांत है, तो ये जो विचार है वो पूरे विश्व में फैल चुका है, पूरे विश्व के लोगों के मन में बैठ चुका है। तो ये सारी चीज़ें तो यूरोप की हैं, तो इसीलिए यूरोप का प्रभुत्व है पूरे विश्व पर। इसके साथ ही एक विचार यहाँ पे ये है तीसरा कि गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत हैं अस्तित्व में तो हैं किंतु प्रच्छन्न हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो दूसरे देश हैं, जो पश्चिमी देश नहीं हैं, वहाँ पर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन वो प्रच्छन्न है। प्रच्छन्न का मतलब यह है कि स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं, स्पष्ट रूप से मतलब सामने नहीं आए हैं। इसमें यहाँ पे कहा गया है जैसे कि गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत यदि अस्तित्व में हैं तो 2 कारण से प्रश्न रहते हैं। प्रश्न मतलब छुपे हुए रहते हैं। पहला कारण यह है कि प्रमुख रूप से भाषाई अवरोध है, मतलब एक तरह से भाषा को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लाइक अंग्रेजी भाषा में कुछ चीज़ें हैं तो उसको आसानी से ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में समझाया जा रहा है। इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करने की क्या ज़रूरत, पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा ही फैल चुकी है, तो ट्रांसलेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है उनकी भाषा को। तो उनके जो विचार हैं वो आसानी से फैल रहे हैं सिद्धांत। लेकिन दूसरी जो भाषाएं हैं उनके जो सिद्धांत हैं तो भाषाई अवरोध है। लाइक भारत के बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक मतलब
अलग भाषाओं में, तो उसको अभी तक पूरी तरह मतलब सही से प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो विचार हैं, वो जो लिपि है, वो भाषाई अवरोध के कारण हम क्या है, हम समझ नहीं पा रहे कि हड़प्पाई लोग कैसे रहते थे, तो एक भाषाई अवरोध है। दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि कि इस तथ्य के कारण कि वे अध्ययन के उन क्षेत्रों में स्थित हैं जो पश्चिम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिभाषित क्षेत्र के बाहर हैं। इसके साथ ही पश्चिमी जो देश हैं, उन्होंने भी कई सारे देशों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध से काफ़ी हद तक बाहर रखा है, तो इस कारण से भी कई सारे जो सिद्धांत हैं वो छिपे हुए हैं। तो ये तीसरा एक प्रमुख स्पष्टीकरण आचार्य और बुजान के द्वारा दिया गया है, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि आखिर क्यों पश्चिमी लोग देशों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रभुत्व है। चौथा जो सिद्धांत है, चौथा जो विचार है, वो ये है कि स्थानीय परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत के उत्पादन के विरुद्ध भेदभाव करती है। मतलब ये है कि जो स्थानीय परिस्थिति है, जो सिचुएशन है आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड में, वो ऐसी है जो कि पश्चिमी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जो दूसरे देश हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा विरोधी है, भेदभावपूर्ण है। तो भेदभावपूर्ण होने के कारण भी पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है। इसके साथ ही पश्चिम को पांचवा जो रीज़न है, पांचवा जो कारण बताया जा रहा है कि आखिर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व क्यों है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो वो ये भी है कि पश्चिम को बड़ी शुरुआती बढ़त मिली है और अभी हम उस स्तर तक पहुंचने के काल को देख रहे हैं। हम का मतलब यहाँ पे विकासशील देश हैं। आचार्य और बुजान तर्क करते हैं कि यदि शुरुआती बढ़त का स्पष्टीकरण सही है तो मुख्य समस्या समय और संसाधन के प्रश्न से जुड़ी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के लिए संसाधन उपलब्ध हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्थानीय विकास के प्रकट होने की अपेक्षा करनी चाहिए। ऐसे मामले जहां ऐसे संसाधन उपलब्ध हों, पश्चिम और गैर पश्चिम के बीच अंतर कम हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आचार्य और बुजान ये तर्क देते हैं कि देखो, पश्चिम को बड़ी शुरुआती बढ़त मिली है और जहाँ तक अगर ये हमारा विचार सही है, आचार्य बुजान कह रहे हैं, तो ये हो सकता है कि पश्चिम के पास संसाधन ज़्यादा हैं, पश्चिम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है और दूसरे देश उस ऊंचाई तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे देश ऊपर उठते जाएंगे, पश्चिमी देशों के बराबर या उन तक संसाधन हासिल कर लेंगे, तो वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनका भी प्रभाव बढ़ता जाएगा। गैर पश्चिमी देशों का महत्व भी धीरे धीरे बढ़ेगा संसाधन और रिसोर्सेज की उपलब्धता के साथ। लेकिन जाहिर सी बात है यार, विकासशील जो देश हैं वो उनका संसाधन ऑलरेडी इतना सारा लॉस्ट हो चुका है कि वो वापस से एक अच्छी सिचुएशन में आने में या यूरोपीय देशों के बराबर आने में उन्हें कई साल लग जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर तो मौजूद है ही। तो एक बहुत बड़ा ये भी रीज़न है कि पश्चिम जो देश है उन्हें पहले ही बढ़त मिल चुकी है, वो पहले से ही आगे हैं। तो ये भी एक कारण है यूरो केंद्रवाद का। पता नहीं दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं आया, मैंने तो अपना बेस्ट दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बता दें, ठीक है। लगता है ना थोड़ा, एक तो फेस टू फेस है नहीं, तो थोड़ा लगता है कि पता नहीं आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, थोड़ा डाउट रहता है माइंड में। बाकी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये वाला टॉपिक बस ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व कैसा है। तो आचार्य और बुजान दार्शनिक हैं, इन्होंने विचारक हैं, इन्होंने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन्होंने 5 सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए जिसके द्वारा ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पश्चिमी देशों का किस तरह से या क्यों प्रभुत्व है, क्यों इनका दबदबा है। तो इन्होंने ये बता दिया 5 सिद्धांतों के जरिए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इन्होंने जो विचार बताए, क्या हम इसको एज इट इज़ मान लें? क्या हम इनके विचार को पूरी तरह आंख बंद कर कर मान लें? तो ऐसा नहीं है, हम क्या, कोई भी नहीं मान सकता ना। तो इसका भी क्रिटिक है। अब वो क्रिटिक क्या है, इसके ऊपर भी क्या प्रश्न किए जाते हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। तो आचार्य और बुजान के द्वारा जो भी बातें बताई गई वो सारी बातें गवाह थी कि यूरो केंद्रवाद क्यों है। आखिर यूरोप को ही हम एक केंद्र के रूप में क्यों मानते हैं, यूरोप को ही हम पूरे विश्व के रूप में क्यों देखते हैं, ठीक है। तो ये अब इसका एक क्रिटिक के तौर पर यहाँ पे कुछ प्रश्न भी उठाए जाते हैं, जैसे कि इस पर निम्नलिखित कारणों से प्रश्न उठाया जा सकता है। कई सारे जो दार्शनिक हैं वो प्रश्न उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि
यह मानकर चलता है कि किसी पूर्वी सहयोग की अनुपस्थिति में यूरोपियों ने अकेले ही संप्रभु राज्य का निर्माण किया। इस परिघटना का निर्माण यूरोप में हुआ और इसके उपरांत इसका बाकी विश्व में निर्यात हुआ। भारत, चीन, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों का पूर्वकालीन इतिहास यह संकेत करता है कि वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे, थोड़ा ये बात भी समझ लो। देखो कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं, जब हम इंटरनेशनल लेवल का जब हम मैप देखते हैं, तो उस मैप में जो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बनाए गए हैं, आज हम देख रहे हैं कि बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। राष्ट्र राज्य का उद्भव हो गया है। पहले जो साम्राज्य हुआ करते थे, अब वो राष्ट्र राज्य में बदल चुके हैं। प्रत्येक देश की जो बाउंड्री है उसका सम्मान किया जाता है। तो ये जो विचार है ना, इसे यूरोपीय विचार माना जाता है। और यही यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जो यूरोपीय संप्रभु राज्य का जो विचार है, इसे यूरोपीय विचार मान लिया जाता है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है क्रिटिक के तौर पर कि सिर्फ अकेले यूरोप को ही मान लेना कि यूरोप में ने ही ये सब क्रिएट किया है, ये गलत है। देखो डायरेक्ट ये मान लिया गया, अभी जो आचार्य और भुजा ने जो विचार प्रस्तुत किए यूरो केंद्रवाद के ऊपर, इसके द्वारा बस ये मान लिया गया है कि जो पूरा जो विश्व था यूरोप को छोड़कर, वो अनुपस्थित था, वो प्रेजेंट नहीं था, अब्सेंट था। ठीक है, यूरोप ही प्रेजेंट था पूरे वर्ल्ड में और उसी ने अपने अनुसार सारे जो संप्रभु राज्य का जो निर्माण है वो कर लिया। तो ये सरासर गलत है। भारत यार, चीन हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, अफ्रीका के देश हो गए, तो ये ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पर कुछ अपने संस्कृति या अपनी सभ्यता थी ही नहीं, यहाँ पर भी तो अपनी शासन प्रणालियाँ थी। देखो सिंपल सी बात है यार, हमारे पास भारत में भी आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, और चीन में भी इतने सालों पहले, वहाँ पर भी शासन चलाने के लिए अपने तौर तरीके मौजूद थे। हमें किसी दूसरे देश से लेने की ज़रूरत नहीं थी तौर तरीके। तो हमारे खुद के देश में भी तौर तरीके मौजूद थे कि हमें कैसे रहना है, कैसे अपना साम्राज्य हमें चलाना है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यूरोप को हम कैसे मान लें कि यूरोप ने ही सारी नीतियाँ या सब कुछ बनाया है। क्या भारत वगैरह में या चीन वगैरह में पहले आदिवासी रहते थे? यहाँ पर कोई सभ्यता थी ही नहीं क्या? क्या यहाँ के साम्राज्यों को पता नहीं था कि कैसे शासन करना है? तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। इसके अलावा यह 1648 से पहले के इतिहास पर ध्यान देने में विफल है। जो अभी बातें बताई हैं आचार्य और भुजान ने, उनकी जो सिद्धांत हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो 1648 से पहले की जो दशा थी उसके बारे में यहाँ पर कोई बात ही नहीं की गई। ऐसा इसलिए दोस्तों, 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, वेस्टफेलिया हुआ था और इसी को माना जाता है, इसी ने यूरोपीय इतिहास में एक नया मोड़ लिया और विश्व इतिहास में भी एक नया मोड़ माना जाता है। इसको कहा जाता है कि 1648 में जो वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, उसी के तहत आज का जो हम विश्व व्यवस्था देख रहे हैं, इसका जन्म हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई 1648 के बारे में तो यहाँ बात कर दी गई, लेकिन 1648 से पहले की बात करो ना। ये कुछ दार्शनिकों के नाम है यहाँ पर, तो इन दार्शनिकों का एक इम्पॉर्टेंट रोल था यूरो केंद्रवाद में। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिका को प्रकृति की मूल स्थिति के उदाहरण के रूप में गठित किया गया, जहाँ असभ्य और बर्बर लोग निवास करते थे, जहाँ तर्कमूलक संस्थाओं की कमी थी। इस चित्रण को यूरोप के सभ्य संस्थाओं के मुकाबले रखा गया। गैर यूरोपीय विश्व में संप्रभुता के अभाव और यूरोपीय संप्रभुता के साम्राज्यवाद को प्राकृतिक और ने विधि सम्मत चित्रित किया। अब यहाँ पे बात को समझिए, यही मेन पॉइंट है आपको जो समझाना है मुझे, आगे की बातें भी आपको स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे एक क्रिटिक ये किया जा रहा है कि यूरो केंद्रवाद आपको समझ में आ गया। यूरो केंद्रवाद कह रहा है कि भाई यूरोप ही सब कुछ है, यूरोप ने ही सब कुछ यूरोप ने ही सब कुछ किया है। वेस्टफेलिया की संधि अपने आप में सब कुछ थी, वेस्टफेलिया की संधि हुई, पूरे विश्व में व्यवस्था स्थापित हुई, ये वगैरह वगैरह बातें हैं। अब यूरो केंद्रवाद में ये बात भी शामिल है कि यूरो केंद्रवाद कहता है कि देखो पूरा जो विश्व था ना पहले, वो असभ्य था। जो पूरा विश्व था वो असभ्य था और यूरोपीय लोगों ने उसे सभ्य बनाया, इसलिए यूरोप की जो विचार हैं वो ज़्यादा ऊँचे हैं। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है। एक्चुअली दोस्तों क्या था कि अमेरिका जो उपमहाद्वीप है, आज हम देख रहे हैं लैटिन अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अभी आप यूएसए वगैरह भूल जाओ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो देश हैं, पहले यहाँ पर कुछ कबीले रहा करते थे, ठीक है, कुछ जनजातियाँ रहा करती थी, जिन्हें आगे चलकर रेड इंडियंस कहा गया। अब बात यहाँ पे समझिए, वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो यार दोबारा। तो यहाँ पे जो अमेरिका वगैरह जो महाद्वीप है, यूरोप यहाँ पर है और अमेरिका यहाँ पर है। अब यूरोप के रास्ते से समुद्री मार्ग ढूंढा जा रहा था भारत के लिए, लेकिन जो कोलंबस था
उसने क्या सोचा कि मैं उल्टे रास्ते से जाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, और पृथ्वी तो गोल है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर मैं भारत को यूं करके यूं ढूंढ लूँगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो भारत को यूं चक्कर काट के ढूंढ लूँगा, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे दार्शनिक जा रहे थे, अफ्रीका का महाद्वीप आता था और वो ख़त्म ही नहीं होता था, बहुत सारे जो नाविक थे वो जाते थे। तो भारत के आने के लिए जो रास्ते की खोज हो रही थी, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। तो कोलंबस ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन से जाकर यूं जाके भारत को खोजने का प्रयास किया, और इसी के चलते कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। कैसे कि अब कोलंबस यहाँ पे यूरोप है, अब यूरोप से यूं जा रहा था अपोजिट में, और ढूंढ लिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा महाद्वीप। और कोलंबस ने कहा इसको इंडिया है, लेकिन ये बाद में पता चला रही ये तो इंडिया है ही नहीं, ये तो एक नया महाद्वीप है। इसकी खोज कर ली, 15वीं शताब्दी में इसकी खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो अब इसकी खोज हो गई, तो ये क्या था, ये आगे चलकर इसको अमेरिका नाम दिया गया। और यहाँ पर फिर यूरोपीय लोग वगैरह धीरे धीरे बसते गए, और फिर यहाँ पे यूएसए, कनाडा, ये हमें यहाँ पे यूरोपियन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें थी। लेकिन यहाँ पे मूल रूप से बात को समझिए, जब यहाँ पर खोज हुई थी, अमेरिका की जो खोज हुई थी, तो यहाँ पे आदिवासी लोग रह रहे थे। यहाँ पे नॉर्मली कई सारे कबीले थे जो अपना शासन वगैरह या अपने अकॉर्डिंग रह रहे थे, जनजातियाँ थी। तो ये लोग काफ़ी हद तक सभ्य नहीं थे, यहाँ पे उतनी ज़्यादा सभ्यता नहीं थी। ठीक है, भारत हो गया, चीन हो गया, यहाँ पे अपनी सभ्यता थी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ से परिचित थे। भारत चीन के जो लोग थे वो यूरोप से व्यापार किया करते थे। ठीक है, जो मतलब पूरा मध्य एशिया है, अफ्रीका है, या जो मतलब पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, जो साउथ एशिया है, ये पूरा विकसित था। पहले यहाँ पे अपनी सभ्यता रह चुकी है, यहाँ पे अपना पूरा राजनीतिक दर्शन है, यहाँ पे राजा महाराजा अपने अपने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे असभ्यता नहीं थी। असभ्यता थी तो अमेरिका वगैरह में थी। ठीक है, वहाँ के लोग कबीले वगैरह या आदिवासी के रूप में प्रमुख रूप से रह रहे थे। तो अब अमेरिका, तो जो यूरोपीय थे, अब उन्होंने क्या किया, यूरोपियन लोगों ने यहाँ पे लोगों को यहाँ पे अपनी बस्तियाँ बसाई, और बस्तियाँ बसाकर एक तरह से यहाँ का क्या किया, उपनिवेश स्थापित किया अमेरिका वगैरह में, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे देश भी बस गए। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अमेरिका में, या जो अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे यूरोपीय लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसाई, कारखाने वगैरह आगे चल के स्थापित किए, एक तरह से उपनिवेश स्थापित किए यहाँ पर। ठीक है, और फिर इन्होंने इसको कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम असभ्य लोगों को सभ्य बना रहे हैं। हम असभ्य लोगों को क्या कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, मतलब सिविलाइज्ड बना रहे हैं। हम जो जंगली लोग हैं, जो बर्बर लोग हैं, उन्हें हम सिविलाइज्ड बना रहे हैं, ऐसा यूरोपीय लोगों ने कहा। और इस तर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने काम को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बर्बर हैं, असभ्य हैं, और इन्हें हमारी ज़रूरत है। ऐसा कहकर उन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। अब जो बात अमेरिका वगैरह के लिए लागू होती थी, उसको पूरे विश्व पर लागू कर दिया यूरोपीय लोगों ने, और यहाँ पे यही क्रिटिक किया जा रहा है। देखो, ये जो असभ्यता की जो परिभाषा थी, ये कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं वैसे, कुछ हद तक अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर आप लागू कर सकते थे, क्योंकि यहाँ का जो बहुत सारा जो एरिया था वो खाली था, यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या थी, जंगल ज़्यादा थे। ठीक है, बहुत ऐसा एरिया था, और यहाँ पे असभ्यता कह सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी था ठीक था, लेकिन लोग अपनी तरह अपने कबीलों में रह रहे थे, ठीक ठाक जैसे भी रह रहे थे। लेकिन यूरोपीय लोगों ने इसी चीज़ को पूरे विश्व पर लागू कर दिया। उन्होंने अब पूरे विश्व को कहा कि हम सभी पूरे विश्व के देशों को सभ्य बना रहे हैं, और इसी के तहत हम साम्राज्यवाद कर रहे हैं। और ये क्या है, ये यूरो केंद्रवाद का विचार है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि यूरो केंद्रवाद के अंतर्गत ये कहा गया कि यूरोपीय देश पूरे विश्व को सभ्य बना रहे हैं, जो कि हकीकत नहीं था। अमेरिका, मैंने बता दिया आपको, भारत, चीन, दूसरे जो देश हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सभ्यता विकसित थी, वहाँ लोग वैसे ही सिविलाइज्ड थे। वो बात अलग है कि कुछ नए जो विचार हैं वो यूरोपीय लोगों के द्वारा अपनाए गए, लेकिन असभ्य कहना गलत होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये क्रिटिक किया जाता है कि आप 1648 से पहले की भी बातें बताइए, और सिर्फ असभ्यता का जो मतलब कहा जाता है कि यूरोपीय लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमने जितना भी साम्राज्यवाद किया, जो भी हम साम्राज्यवाद कर रहे थे या कर रहे हैं, वो हम लोगों को सभ्य बनाने के लिए ही कर रहे हैं। तो ये जो औचित्य दिया जाता है, ये पूरी तरह गलत है। तो यूरो केंद्रवाद का इस तरह भी क्रिटिक किया जाता है। काफ़ी बड़ा मतलब हो गया, लंबा लेंथी खींच दिया मैंने, लेकिन इससे कम नहीं किया जा सकता था। इसके साथ ही दोस्तों, यूरो केंद्रिक ऐतिहासिकता समस्याप्रद है, क्योंकि यह आधुनिकता के एकल सार्वभौमिक कारक कथानक के अस्तित्व को मानकर चलता है। साथ ही यह सामयिकता के उन वैकल्पिक साधनों को भी स्वीकार नहीं कर सकता जिनके पास राजनीतिक की
अपने स्वयं की अवधारणा है। ऐसा अस्वीकार उपनिवेशवाद के सभ्यता प्रसार मिशन को वैध बनाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये वाली बातें आपको ऑलरेडी मैंने अभी समझा दी। देखिए यहाँ पे सभ्यता का प्रसार मिशन, यूरोपीय जो साम्राज्यवाद कर रहे थे, जो कॉलोनियलिज्म वगैरह का जो विचार फैला, वो इसी के तहत फैला कि जो यूरोपीय लोग हैं उनके मतलब वो सभ्य बना रहे हैं देशों को, तो इसी के तहत उन्होंने साम्राज्यवाद वगैरह को अपना मतलब बढ़ावा दिया, औचित्य दिया। और ये जो विचार है इसको हम अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी कई सारी सभ्यताएं विकसित थी, पूरे विश्व में कई सारी सभ्यताएं थी। और यहाँ पे एक और बड़ी बात यह है कि यूरो केंद्रवाद में हम यूरोप के ही इतिहास को सब कुछ मान बैठते हैं। यूरोप में जो घटनाएं हुई उसी को हम विश्व के संदर्भ में देखते हैं। हकीकत है भाई, हाँ हकीकत है। जब हम 1648 की वेस्टफेलिया की संधि को जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ते हैं। हालांकि थोड़ा अब आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो आपका आइडिया थोड़ा ब्रॉड होगा, लेकिन जब आप 1648 की वेस्टफेलिया को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, जो 1648 में हुआ उसी से पूरे विश्व में व्यवस्था फैली। और ये हुआ कहाँ था? ये तो यूरोप में हुआ था ना, लेकिन हमें लगता है ये पूरे विश्व की घटना है। हाँ, और ठीक है भी बात। तो यूरोपीय इतिहास को हम पूरे विश्व के इतिहास के तौर पर देखते हैं, तो ये अपने आप में पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, तो पूरे विश्व के इतिहास को हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप के अलावा भी इतिहास रहा है पूरे विश्व का। ठीक है, तो ये बात भी है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली यूरो केंद्रवाद की, और अभी हमने एक टॉपिक जो स्किप किया था, अब हम उसको समझते हैं। वापस से एक बार इस पॉइंट पे आऊँ तो एक बार हमने बात की कि किस तरह से यूरो केंद्रवाद विश्व में स्थापित है, क्या क्या तर्क दिए गए थे, इनके द्वारा बताया गया था जो भी, और फिर उसका क्रिटिक हमने देख लिया किस तरह से क्रिटिक किया जाता है, क्या क्या तर्क दिए जाते हैं यूरो केंद्रवाद के विरोध में। अब सबूत भी मैं आपको दूंगा, सबूत नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इस लेक्चर को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सबूत जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा एक टॉपिक स्किप कर दिया था मैंने अब मैं इसको आपको एक बार समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने नहीं समझाया, क्योंकि हो सकता है बच्चे डर जाते हैं, लगता है कि चैप्टर हार्ड है इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो एडवर्ड सईद थे उन्होंने कहा था कि यूरो केंद्रिकतावाद का जो विचार है इसका जो उदय है वो 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख दार्शनिक हैं वो अलग तरीके से बताते हैं। वो जैसे कि हॉब्सन हो गए, तो हॉब्सन तर्क देते हैं कि स्पेन द्वारा अमेरिका के औपनिवेशीकरण के दौरान यूरो केंद्रिकता के अपरिपक्व स्वरूप का निर्माण हुआ। देखो, कई सारे यूरोपीय देशों ने अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। जब अमेरिका की खोज हुई थी तो उसमें स्पेन, पुर्तगाल प्रमुख थे। ठीक है, तो यहाँ पे हॉब्सन कह रहे हैं कि जब स्पेन ने अमेरिका में अपनी बस्तियाँ बसाई और उसका उपनिवेशीकरण किया, तभी से यूरो केंद्रिकतावाद का जो विचार है वो एक अपरिपक्व रूप में, अविकसित रूप में पैदा हो चुका था। इसके साथ ही फ्रांसिस्को डे विटोरिया के ग्रंथ ऑन द अमेरिकन इंडियंस ने मूल निवासियों को समझने के लिए सभ्यता असभ्यता के विमर्श का आविष्कार किया, लेकिन यह उनके औपनिवेशीकरण का औचित्य बन गया। अब यहाँ पे देखिए, फ्रांसिस्को डे विटोरिया ने अपने ग्रंथ में कहा कि जो अमेरिकी मूल निवासी थे, पहले वहाँ के अमेरिका के मूल निवासी जो वहाँ पे सदा से रह रहे थे, तो उन्हें सभ्य बनाने के लिए जब यूरोपीय लोगों ने वहाँ बस्तियाँ वगैरह बसाई, तब एक तरह से वहाँ फिर यूरो केंद्रिकतावाद का विचार सामने आया। यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस का मतलब आप रेड इंडियंस ले सकते हैं। अमेरिकन इंडियंस उन्हें कहा जाता है, रेड इंडियंस, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडियन आप भारत को मत समझना। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकुशलता के साम्राज्यवादी विचार का उदय भी 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। इस विचार के आधार पर इस बात पर बल दिया गया कि यदि गैर पश्चिमी लोग अपनी भूमि को उत्पादकता पूर्वक विकसित करने में असफल होंगे तो यूरोपियों को भूमि का अधिग्रहण करने और उनके बदले यह कार्य करने का अधिकार होगा। मतलब देखिए, यहाँ पे एक साम्राज्यवाद का औचित्य दिया गया यूरोपीय देशों के द्वारा। वो क्या था? वो ये था कि अगर जो गैर पश्चिमी लोग हैं, जब वो अपनी भूमि का या अपने उत्पादन का मतलब अगर वो सही उत्पादकता नहीं कर पाते हैं, अगर वो सही रूप से अपने आप को विकसित नहीं बना पाते हैं, भूमि का सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, वो असफल रहेंगे इस कार्य में, तो यूरोपीय लोगों को ये अधिकार है कि वो उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लें, वहाँ पर कब्जा कर लें, वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसा लें। तो कुल मिलाकर यूरो केंद्रवाद का जो उदय है वो तभी माना जा रहा है जब यूरोपीय देशों ने एक तरह से यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों में अपनी बस्तियाँ बसाना शुरू किया। जब यूरोपीय देशों ने सभ्यता का मिशन की बात की, जब यूरोपीय देशों ने बात की कि हम पूरे विश्व को सिविलाइज्ड बना रहे हैं, और इस तरह से जब उन्होंने औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया, तो इसी तरह से यूरो केंद्रिकतावाद
की जो विचार है ये पूरे विश्व में इसका उदय हुआ। ये सारी बातें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कॉन्टेक्स्ट में ही कर रहे हैं। यहाँ तक हमने दोस्तों जो मेन कई सारे जो टॉपिक्स थे उसको कवर कर लिया, लेकिन कई दूसरे भी जो टॉपिक्स हैं वो भी बचे हुए हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में वो वाला टॉपिक भी आपका पूरी तरह कवर हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को आप वो वाली वीडियो को भी आप देख लेना। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।